नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ हम स्टैटिक जीके और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होगा उसको हम कवर करते हुए चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद भी रह पाए लंबे समय के लिए। तो चलिए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आप देख पाएंगे, जैसे कि एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया, मतलब रेलवे उसमें चलेगी और बाद में उसको वर्टिकली उठा दिया जाएगा और नीचे से जो वाहक होंगे, जहाज होंगे, पानी के जहाज, वो जा सकेंगे। इस टाइप से एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, कहाँ और किसने इनॉग्रेट किया, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली में हेल्थ इंडेक्स, भारत के सभी राज्य किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हेल्थ के अपने राज्य के जो वासी हैं उनके लिए हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप कर रहे हैं, किस प्रकार से उस राज्य का एनवायरनमेंट है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें किस राज्य ने टॉप किया है। अभी इसकी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ, उसको चर्चा करेंगे कि कौन सा राज्य उसमें टॉप पोजीशन पर रहा और किस किस एरिया में वो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। और अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, हेडिंग में जो आपके लिए लिखा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी एनवायरनमेंट 2025 की ऑर्गेनाइज हुई, किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, किस टॉपिक पर यहाँ डिस्कशन हुआ, सभी बात करेंगे। और अभी ऑपरेशन भारत ने चलाया है, आपने सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से कि म्यांमार में अभी बहुत लगभग 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। अब उस भूकंप, सोचो 7 बहुत ज़्यादा होता है, तो एपिसेंटर उसका म्यांमार था। म्यांमार में इतना तेज भूकंप आया, उसके बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने और साथ साथ जो हेल्पिंग एड है, जो मदद है, उसको पहुंचाया है इस ऑपरेशन के माध्यम से। क्या ऑपरेशन का नाम है? भारत ने ऐसे ऑपरेशन और भी कई समय पर चलाए हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है अभी भी, क्योंकि ऑफिशियली तो उसको विराम नहीं दिया गया है। तो उस युद्ध में भारत यूक्रेन से अपने जो निवासी हैं उनको बुलाने के लिए, उनको लाने के लिए ऑपरेशन चलाया। इसी प्रकार से जब हमास और इजराइल के बीच में टसल देखी गई, वहाँ से भी अपने लोगों को निकालने के लिए भारत ने कुछ ऑपरेशंस चलाए। तो उन ऑपरेशंस का नाम क्या है हम डिस्कस करेंगे। और अगला क्वेश्चन होगा, फुल टाइम मेंबर अभी नीति आयोग के कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनकी भी बात कर लेंगे। साथ साथ 6 नंबर की, अभी बिम्स्टेक का समिट ऑर्गेनाइज हुआ है, किस देश में हुआ? बिम्स्टेक भारत के साथ साथ और कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं, किन किन ने पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से कौन गया, सभी चर्चाएं करेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि लंबे समय तक आपको याद हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन वीडियो में और चैनल में आप पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो का कंटेंट बेहतर लगे तो आपसे ये भी अनुरोध होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए थे, तो श्रीलंका की जब यात्रा पर गए तो उनको मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने किया है? वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं अरुणा कुमारा दिसानायके, वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को मित्र विभूषण ऑनर से सम्मानित किया। ये सम्मान इसलिए भी शायद मिला है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पर भारत ने श्रीलंका की काफ़ी ज़्यादा मदद की, और कोरोना के समय पर तो भारत जो अपने पड़ोसी देश है सभी की मदद कर रहा था। तो उसको देखते हुए मित्र विभूषण अवार्ड अभी भारत के प्रधानमंत्री को श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी एशिया का पहला वर्टिकल
लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, जो कि न्यू पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में इसको डेवलप किया गया और इसे भारत के प्रधानमंत्री ने अभी इनॉग्रेट, मतलब इसको संचालित किया है। अभी इनॉग्रेट मतलब वर्किंग पोजीशन पे इसे अलाव किया है। और ये कुछ इस प्रकार का रेलवे ब्रिज है और ये उठ जाएगा, वर्टिकली उठ जाएगा, नीचे से जहाज पानी के चले जाएंगे, फिर उसके बाद ये दोबारा से अपने कंडीशन में आ जाएगा, जिससे कि रेलवे जो ट्रेन से इससे जा सकेंगी। तो ये एशिया का पहला वर्टिकली लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, जिसको न्यू पंबन ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है। ये एशिया का पहला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। 6 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ और इसको स्टार्ट किया था बनाना 2019 में और 2024 में ये लगभग तैयार हो चुका था। 2.08 किलोमीटर का है वर्टिकली, ऊपर ये कितना उठ सकता है? तो 72.5 मीटर ये ऊपर वर्टिकली खुल सकता है और मैक्सिमम इसका एलिवेशन 17 मीटर का है। ये जो ब्रिज है ये किसको किससे जोड़ेगा? तो ये मंडपम, तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम से कनेक्ट करेगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। कुछ इस प्रकार का ब्रिज है, देख पाएंगे, ये इस प्रकार का ब्रिज है, ये बीच से उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में टॉप कर गया है? तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में, जो कि नीति आयोग के द्वारा भी एक इंडेक्स जारी किया गया, इसमें यह बताया गया कि कौन सा राज्य बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अपने सिटीजन्स के लिए। उड़ीसा इसमें बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पहले पोजीशन पर रहा है। इसने अपने जो रेवेन्यू है वो हेल्थ के क्षेत्र में काफ़ी एफिशिएंटली काम किया है और अपनी जो जनता है, सिटीजन्स हैं, उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ है उसके क्षेत्र में दे रहा है बाकी सभी राज्यों के कंपेयर में। उसके बाद उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ की रैंक दूसरे नंबर पर है, फिर गोवा, फिर झारखंड और फिर गुजरात का नंबर यहाँ पर आता है। इसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर देखा गया है मेनली। ठीक, नीति आयोग के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में अनमोल रत्न, उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? तो अनमोल रत्न अवार्ड ये अभी रिसेंटली में निखिल सिंगल को दिया गया है। ये मीडिया स्ट्रेटजिस्ट है और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फाउंड किया है। अभी बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी बात करें तो ये फाउंडर है वाइगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के, ये प्रेसिडेंट है नोएडा हाई राइज फेडरेशन के। और अभी इनके जो कार्य हैं उनको देखते हुए उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड से इनको जो अखिलेश, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है अखिलेश यादव, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। और जो ये अवार्ड है ये लखनऊ में इनको तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी थी, वहां पर इनको दिया गया इनके कार्य को देखते हुए। इनका जो कार्य है पब्लिक रिलेशन, इंडस्ट्री और इनोवेशन, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया उसको देखते हुए इनको ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड से। इनका नाम है निखिल सिंगल। आगे अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने अभी कहां पर, किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का एक बिल पास किया है? तो ये गुजरात में, लोकसभा ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी गुजरात के आनंद में इस्टेब्लिश करने का एक बिल पास कर दिया है। ध्यान रखिएगा, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? ये गुजरात में बनेगी। अब इसका बिल पास हो चुका है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट 2025 की कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसका इनॉग्रेशन भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। इसका जो मेन एम था वो हम एनवायरनमेंट को किस प्रकार से बेहतर करें और साथ साथ लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है वो
सस्टेन की तरफ जा सके, मतलब वो अचानक से वेरी ना करे। जैसे आप दिल्ली में देखते होंगे, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है ठंड के समय पर काफ़ी हो जाता है, गर्म के समय पर कम रहता है। तो ये जो वेरी करे ये ना हो और लोगों में अवेयरनेस आए, वो कूड़ा ना जलाएं, इस तरीके से कुछ छोटे छोटे हम प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें या छोटी छोटी जो नुक्कड़ नाटक है उनके माध्यम से हम काम करें। ये सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ है कि हम एनवायरनमेंट को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल का एक कॉन्फ्रेंस था, मतलब नेशनल लेवल की एक बैठक थी जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्गेनाइज किया था। इनॉग्रेशन किसने किया? भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक, और हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं एनवायरनमेंट के। अगला क्वेश्चन, अभी म्यांमार में भूकंप आया है 7 रिक्टर स्केल का और उससे बहुत ज़्यादा जान माल की हानि वहाँ पर हुई है। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ ये सीमा को टच करता है और 4 राज्यों के साथ भारत की ये सीमा टच करता है। अरुणाचल प्रदेश इधर आप देख पाएंगे नॉर्थ ईस्ट की साइड में, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा इसकी है और भारत ने इसकी मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है, जिससे कि रिलीफ मटेरियल भारत अपने यहाँ से म्यांमार पहुँचा सके। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से इस मदद को भारत एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पर जो रिलीफ मटेरियल में मेडिसिन्स, फूड और लंबे समय तक चलने वाले फूड पैकेट्स, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, ये सारी चीज़ें भारत यहाँ पर म्यांमार को रिलीफ एड के माध्यम से पहुँचा रहा है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि सेकंड एडिशन था इसमें टॉप कर दिया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये जो गेम्स है इसमें टॉप पोजीशन हरियाणा ने प्राप्त की है। पैरा गेम्स से आप समझ पा रहे होंगे जो फिजिकली चैलेंज पर्सन्स हैं या प्लेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हरियाणा ने यहाँ पर 34 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पोजीशन हासिल की है और तमिलनाडु दूसरे पर, उत्तर प्रदेश यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर रहा है। जो इवेंट है ये कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। खेलो इंडिया गेम्स के तर्ज पर पैरा गेम्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य ने कंपलसरी कर दिया है कि राज्य की सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? तो अभी हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको रजिस्ट्रेशन राज्य में कराना ज़रूरी है, जिससे ये ऑब्जर्वेशन हो पाएगी। इसके माध्यम से हरियाणा यहाँ पर चेक कर पाएगा कि उनके राज्यों में कितने अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, जिससे कि वो ये पता कर पाएगा कि कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहे। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के जो डेटा होंगे तो उससे भी ये ऑब्जर्व कर पाएगा कि आप प्रेग्नेंट वुमेन्स के बाद कितने चाइल्ड उनके पास होते हैं, मतलब पेट में ही कितने बच्चे मार दिए जाते हैं। केसेस है हरियाणा में भी हैं और राजस्थान में भी हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ इस प्रकार से कार्य यहाँ पे हरियाणा की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी अभी रिसेंटली में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स को रजिस्ट्रेशन कराना कर दिया है। हरियाणा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह साइनी है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं और चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। आगे अभी एबल प्राइज मैथमेटिक्स की फील्ड में आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे अगर आप तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में 6 एरियाज में दिया जाता है जिसमें मैथमेटिक्स नहीं होता। तो मैथमेटिक्स की फील्ड में एक प्राइज़ दिया जाता है जिसको एबल प्राइज़ कहते हैं। ये इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज़ के मैथ के क्षेत्र में। तो मैथ के फील्ड में जो बेहतर काम करते हैं, मैथ के फील्ड में जो अतुल्य काम करते हैं, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए एबल प्राइज़ उनको दिया जाता है। और इस बार 2025 के लिए मसाकी काशीवारा जो कि जैपनीज मैथमेटिशियन हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। उनकी जो रिसर्च है मैथ की फील्ड में, साइंटिफिक अचीवमेंट्स है मैथ की फील्ड में, उसको देखते हुए इसमें इनको 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन दिया गया।
ठीक। अब एबल प्राइज की बात करें तो ये मैथ की फील्ड में जो बेहतरीन कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। और ये अवार्ड नील जो मैथमेटिशियन है नॉर्वे के थे, नील हेनरिक एबल के नाम से दिया जा रहा है और इसे मैथ के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी कौन सा राज्य ये प्लान कर रहा है कि गंगा और शारदा रिवर कॉरिडोर में वो रिलीजियस टूरिज्म डेवलप कर पाए, क्योंकि गंगा नदी भी हमारे देश में पूजनीय है और शारदा नदी भी पूजनीय है। तो दोनों के बीच में कॉरिडोर डेवलप किया जाए और जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाए। और ऐसा प्लान उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंस किया है कि वो गंगा और शारदा रिवर के बीच में जो कॉरिडोर है उसको वो रिलीजियस टूरिज्म के रूप में, जिससे कि श्रद्धालुओं की जो टूरिज्म कैपेसिटी है वो अपने यहाँ पर बढ़ा सके। इसीलिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अब इस कॉरिडोर को रिलीजियस टूरिज्म के रूप में डेवलप करने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के राज्य में ये शुरू हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन है, संगीत कला निधि अवार्ड 2025 इसके लिए अभी किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कला निधि अवार्ड 2025 से आर.के. श्रीराम कुमार को सम्मानित किया गया। ये वायलिनिस्ट हैं, संगीत के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करते हैं और संगीत को आगे बढ़ाते हैं, उनको संगीत कला निधि अवार्ड दिया जाता है और इस बार आर.के. श्रीराम कुमार को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा म्यूजिक एकेडमी के जो 99th एनुअल कॉन्फ्रेंस है उसमें। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, अभी किस कंट्री के साथ मिलकर भारत यहाँ पर आइकमे नाम की मैरिटाइम एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो आइकमे नाम की जो एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जिसे भारत तंजानिया की नेवी के साथ, तंजानिया की जो डिफेंस फोर्स है उसके साथ मिलकर भारत की नेवी इसे को होस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आइकमे जिसका मतलब होता है यूनिटी, संस्कृत भाषा में इसका मतलब होता है यूनिटी, और भारत की नेवी तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर तंजानिया में ही इसको होस्ट कर रहा है। मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज है, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज यहाँ पर अधिकतर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि मेडागास्कर, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, मोजाम्बिक, इट्रिया और इसी प्रकार से 10 नेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 दिन की ये एक्सरसाइज है। आगे तंजानिया यहाँ पर इसे होस्ट कर रहा है, भारत इसकी मदद कर रहा है। तो तंजानिया की बात करें तो इसकी कैपिटल डोडोमा है, प्रेसिडेंट सामिया सुलूहू हसन है, प्राइम मिनिस्टर कासिम मजालिवा है और करेंसी यहाँ की तंजानियन शिलिंग है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ये 2015 में बना था, ये थिंक टैंक है भारत सरकार का, और नीति आयोग जिसके अभी रिसेंटली में फुल टाइम मेंबर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है राजीव गौबा। राजीव गौबा आपने सुने होंगे, ये कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया और ये एक IAS ऑफिसर हैं और झारखंड कैडेट से। अब ये फुल टाइम मेंबर नीति आयोग में नियुक्त हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, भारत सरकार को सलाह के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अभी दुनिया में टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कौन बना है? तो दुनिया में टॉप मिल्क प्रोड्यूसर भारत बना है। भारत जो इस इंडेक्स है या रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि भारत में 239 मिलियन मेट्रिक टन मिल्क प्रोड्यूस होता है और ये दुनिया के मिल्क प्रोडक्शन से 24% है। मतलब दुनिया में 24% मिल्क भारत में प्रोड्यूस होता है और भारत इसी के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश है। भारत में बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है और इसमें मेनली कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आप
अगर आपने सुना हो तो ये सबसे बेहतर स्कीम है, जिसके माध्यम से इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया है। अगर ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये भी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन जो वर्गीस कुरियन थे उनके द्वारा चलाया गया था। ठीक, और अगर बात करें दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में तो भारत आप देख सकते हैं सबसे टॉप पोजीशन पर है, दूसरे पर यूनाइटेड स्टेट और तीसरे पर पाकिस्तान आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम नामिस ये किसने डेवलप किया है? तो नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली में साइंड किया है 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है ये डीआरडीओ की एक पार्ट है। ये जो लेबोरेटरी है डीआरडीओ का एक पार्ट है। अब ये डेवलप कर चुका है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया था। तो नामिस को डेवलप किसने किया? नामिस को डेवलप किया है किसने? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने, जो डीआरडीओ का एक पार्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनके साथ 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये एक लाइट व्हीकल है। कौन? नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, ये नामिस इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अभी रिसेंटली में ये चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि ये अभी रिसेंटली में टेस्ट हुआ, सक्सेसफुली इसका टेस्ट हुआ है। और डीआरडीओ के साथ साथ इसका प्रोडक्शन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भी इसमें मदद की। और इसके साथ साथ ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप कहाँ हुआ? इस लेबोरेटरी में डेवलप हुआ, ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ और भारत डायनेमिक लिमिटेड दोनों ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट के बाद। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रचंड प्रहार नामक जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? तो प्रचंड प्रहार नामक जो एक्सरसाइज है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के बीच में एक ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल है, जिसको तीनों आर्मीज ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। एक दूसरे के कोलैबोरेशन से वो कैसे काम कर सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। तो कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुई? ये हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख पर ट्री, अगर आप पेड़ को काटते हैं तो 1 लाख पर ट्री का फाइन इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया है। और अगर आप 454 ट्रीज को काट देते हैं तो आप लगभग एक आदमी की मारने की जो सजा है वो उसके हकदार हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। और ये कौन सा केस चल रहा था? तो ताज ट्रेपीजियम जोन का एक केस चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंसमेंट किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस की हियरिंग के समय ये कहा कि 1 लाख रुपए पर ट्री काटने का फाइन लगाया जाए, और अगर आप 454 ट्रीज को काट देते हैं तो आप एक आदमी को या एक ह्यूमन बीइंग को मार देते हैं, उसकी आपको सजा मिलनी चाहिए। तो ये ताज ट्रेपीजियम जोन है जिसका केस सुनते हुए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, लोकसभा ने अभी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 को अभी पास किया है। ये क्या है? तो अगर आप फेक पासपोर्ट बनाते हैं, वीज़ा अगर आप फेक बनाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी? 7 साल की जेल हो सकती है या 10 लाख तक का आपको फाइन हो सकता है। तो या दोनों हो सकते हैं। तो 7 साल और 10 लाख रुपए जो फाइन है वो इम्पोज किया है लोकसभा ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के माध्यम से। लोकसभा ने इसको मार्च 2025 में पास कर दिया था और होम मिनिस्टर ने इसकी पूरा जो पास कराने में जो प्रोसेस होता है वो फॉलो किया है। ठीक, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन, अभी टाइगर ट्रियम्फ नामक जो एक्सरसाइज है वो भारत किसके साथ मिलकर करता है? तो टाइगर ट्रियम्फ नामक जो एक्सरसाइज है वो भारत यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर करता है। 13 दिन की एक्सरसाइज है। ये ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है और ये भारत किसके साथ? यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर इसको करता है। ठीक, आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन, अनाहत सिंह, आप जानते होंगे स्क्वैश की भारत की जो जूनियर लेवल पर सबसे बड़ी प्लेयर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चर्चाओं में रहती हैं। अनाहत सिंह ने अभी JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में जीत दर्ज की है। और ये किसके साथ मिलकर इन्होंने जीत दर्ज की? तो अनाहत सिंह ने वुमेन सिंगल फाइनल में किसको हराया? ये हांगकांग की हेलेन टंग को इन्होंने हरा दिया और यहाँ पर इन्होंने जीत दर्ज की। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ? तो भारत में महाराष्ट्र के मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। 17 ईयर ओल्ड है इंडियन प्लेयर स्क्वैश की, ये है अनाहत सिंह, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया। अगला, अभी एशिया कप हॉकी 2025 जिसको किस राज्य में होस्ट किया जाएगा? तो ये बिहार में, बिहार के राजगीर में होस्ट किया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी 2025 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो बिहार में पहली बार हो रहा है। हॉकी इंडिया और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। नीतीश कुमार ने अभी रिसेंटली में इसका अनाउंसमेंट जब हुआ तो उन्होंने इसको प्राउड के रूप में लिया और इसको अपने ट्विटर के माध्यम से प्राउड दिखाते हुए शेयर भी किया है। तो चर्चाओं में रहा, ध्यान रखिएगा, पहली बार ये हो रहा है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। बिहार की बात करें तो पटना इसकी कैपिटल है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर की बिम्स्टेक समिट ऑर्गेनाइज हुई जो कि किसके द्वारा होस्ट की गई है? तो बिम्स्टेक समिट 6 नंबर की, इसे होस्ट किया गया है थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पर होस्ट किया गया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। बिम्स्टेक के भारत मेंबर है। और बिम्स्टेक की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और प्राइम मिनिस्टर जो थाईलैंड के हैं उन्होंने इसको चेयरमैनशिप इसकी की है। इसकी इस बार की थीम क्या रखी गई? तो बिम्स्टेक की थीम थी प्रॉस्परस, रेजिलियंस और ओपन। क्या? प्रॉस्परस, रेजिलियंट एंड ओपन। ध्यान रखिएगा, बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये इसके मेंबर हैं। और अभी इन्होंने इसकी एक समिट ऑर्गेनाइज की है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पंजाब गवर्नमेंट में पहली लेपर्ड सफारी जो कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो लेपर्ड सफारी को सेटअप किया गया और ये झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट के नाम से इसको डेवलप किया जाएगा। और इसमें पंजाब की पहली लेपर्ड सफारी ये होने वाली है। और कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में इस सफारी को डेवलप किया जाएगा। 324 करोड़ रुपए का पूरा ये डेवलप करने का प्रोजेक्ट है जो कि बजट में पैसा एलोकेट किया जा चुका है। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद्र कटारिया इसके गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने परम न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन को लॉन्च किया है? तो जो परम न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन है ये रशिया के द्वारा, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अभी लॉन्च किया गया। और ये 4th जनरेशन की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमराइन है जिसको रशिया ने अभी लॉन्च किया है। रशिया की बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। रशियन रूबल इसकी करेंसी। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में आने वाला ये एक देश है। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया की ग्लोबल रैंक ह्यूरून बिलियनियर्स लिस्ट 2025 में क्या है? तो दुनिया में बिलियनियर्स की जो लिस्ट है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 3rd है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कहाँ हैं? यूएस में। और उसके बाद दूसरे में चाइना में, तीसरे में भारत में है। तो एशिया में टॉप पोजीशन, एशिया में 2nd पोजीशन पे है और दुनिया में 3rd पोजीशन पे रहे बिलियनियर्स की नंबर्स के अकॉर्डिंग। 284 बिलियनियर्स भारत में हैं और टॉप पोजीशन पर कौन है? अडानी।
ध्यान रखिएगा, अडानी टॉप पोजीशन पर है और अंबानी भी इसी प्रकार से टॉप पोजीशन, सेकंड टॉप पोजीशन पर है। अगर ओवरऑल की बात करें तो भारत में जो अडानी की रैंक है वो 18th है, 18th रिचेस्ट पर्सन है वो ग्लोबली। उसके बाद अंबानी का नंबर आता है। ठीक, आगे किस कंट्री ने अभी रिसेंटली में, अभी उनके यहाँ पर वायलेंस चल रहा है, किस लिए कि मोनार्की को लाओ और साथ साथ हिंदू नेशन को इस्टेब्लिश करो, इसके लिए वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये भारत के पड़ोसी देश में चल रहा है, नेपाल में। नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार के साथ इसकी सबसे बड़ी सीमा टच होती है और इसीलिए चर्चाओं में भी रहता है। इनके साथ ओपन हमारी बाउंड्री है, यहाँ पर कोई भी हमने पार्टीशन के लिए कुछ नहीं किया हुआ, तो ओपन बाउंड्री है। और नेपाल में अभी मोनार्की लाने और हिंदू नेशन बनाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। जो इनके अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के कौन बने हैं? तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी बने हैं। कौन? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इन्होंने एमवी राव की जगह रिप्लेस की है। ठीक, अगला क्वेश्चन, होम मिनिस्ट्री ने, अभी भारत की जो होम मिनिस्ट्री है उसने जो आर्म फोर्स एक्ट है आसफा, उसको जो स्पेशल पावर होती है आर्म फोर्सेस की, उसको अभी किन किन राज्यों में 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है? तो 6 महीने के लिए मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आसफा मतलब कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अभी 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिससे कि डिस्टर्ब एरिया में जो आर्म फोर्सेस है उनकी पावर अभी भी उसी प्रकार से रह पाए। ये जो पावर है आसफा वाली, ये 1942 में अंग्रेजों ने भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए शुरू की थी, लेकिन उसके बाद आसाम डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो आसाम डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज़ में भारत ने इसको इम्पोज रखा, जिससे कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो सके। लेकिन अभी भी आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए हैं, उसके बाद भी हम इस एक्ट को जारी रख रहे हैं मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ कुछ एरियाज़ में। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट एम कर रहा है कि कंट्री में डेवलप करेगा। कितने करेगा? तो 728 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि 3.5 लाख शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भारत की जो मेन स्ट्रीम है, मेन एजुकेशन है, उसमें जुड़ने का मौका मिलेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दुर्गादास उके ने बताया राज्यसभा में अपना एक आंसर देते हुए कि वो उनका प्लान है 728 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल डेवलप करने का। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, शिव सुब्रमण्यम रमन ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं किसके? PFRDA के, जो पेंशन से रिलेटेड एक संस्था है, उसके शिव सुब्रमण्यम रमन अभी चेयरमैन रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, ये एशिया क्रिकेट काउंसिल के अभी नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, एशिया के जो क्रिकेट काउंसिल है उसके नए प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी नियुक्त हुए हैं। इन्होंने सम्मी सिल्वा की जगह ली है, जो कि श्रीलंका के क्रिकेट जो बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा? तो फीफा के द्वारा दुनिया में फुटबॉल को कंट्रोल किया जाता है, फुटबॉल को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। उसका जो वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 है, इसको यूनाइटेड किंगडम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अभी रिसेंटली में अनाउंसमेंट हुआ, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का एक समूह है, जिसमें इंग्लैंड, नॉर्थन आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स 4 देश आते हैं। और यहाँ पर अब फीफा का वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 ऑर्गेनाइज होगा। ठीक, आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सोलर पावर इंस्टॉलेशन रेलवे स्टेशंस में सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुए हैं? तो रेलवे स्टेशंस में सोलर पावर इंस्टॉलेशन वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है वो राजस्थान में ही सीधे पड़ती है। राजस्थान में गर्मी भी है, जिसको देखते हुए सोलर सिस्टम वहाँ पर बेहतर काम कर सकते हैं, सबसे बेहतर काम कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन राजस्थान के रेलवे स्टेशंस में ही हुए हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन है 50 के 50 राज्य, यूएसए के 50 के 50 राज्यों में हैंड ऑफ जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो सरकार है वो इंस्टीट्यूशन, प्रोसेस और जितने भी राइट्स हैं सभी में अपना इंटरफेयर कर रही है। जब से अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है वो हर चीज़ में अपना इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हैंड ऑफ नाम का एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है 50 के 50 राज्यों में, जो अलग अलग सिविलियंस हैं उनके द्वारा, जिसमें जो 150 सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लेबर यूनियन, LGBTQ एडवोकेट्स सभी यहाँ पर शामिल हैं, जो कि हैंड ऑफ प्रोटेस्ट को चला रहे हैं। कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 50 राज्यों में। अभी अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को एक डे अनाउंस किया है जिसको कहते हैं लिबरेशन डे। ध्यान रखिएगा, अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2 अप्रैल 2025 को अभी अनाउंस किया गया कि अमेरिका में अब ये डे मनाया जाएगा लिबरेशन डे के रूप में। लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व होगा? 2 अप्रैल। किसने अनाउंस किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और WHO दुनिया में हेल्थ के सिस्टम को चेक करता है, सिस्टम को बैलेंस करता है। जहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर मदद भी पहुँचाता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन डे के अवसर पर ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इसकी इस बार की थीम हेल्थी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर रखी गई है। आगे इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30 मार्च को, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया 2022 में, और इसको पहली बार 2023 में हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो वेस्ट है इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, इसको हम 30 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।